रहे हो दीपक चौरसिया। आज हम बात करेंगे टुनाइट विद दीपक चौरसिया में कि किस तरह से मोदी वर्सेस शिवराज होने की या करने की कोशिश की जा रही है और क्या ये कोशिश लालकृष्ण आडवाणी कर रहे हैं। अगर लालकृष्ण आडवाणी ऐसा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे की राजनीति क्या है। मोदी क्यों आजकल आग बबूला है, क्यों उनको आडवाणी का नाम नहीं सुहारा है, क्यों राजनाथ सिंह को टेलीफोन करके वो बोल रहे हैं कि आप इस बयान पर स्पष्टीकरण दिलवाएं, जिस बयान में आडवाणी ने कहा था कि मोदी को तो एक बसा बसाया राज्य मिला था लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने एक बीमारू राज्य को विकासशील कर एक बहुत बड़ा और बहादुरी का काम किया है। तो कौन है बीजेपी में नंबर 1, नरेंद्र मोदी या फिर शिवराज सिंह चौहान या फिर रमन सिंह या फिर कोई और। इसी पर हमारी बड़ी बहस होगी, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिरकार लालकृष्ण आडवाणी ने कब कहा, क्यों कहा, किस लिए कहा और किसको निशाने पर रखकर कहा, ये सब कुछ इसके राज खोलेंगे। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं क्या कहा लालकृष्ण आडवाणी ने। आडवाणी के एक बयान से बीजेपी में घमासान मच गया। शनिवार को ग्वालियर की एक सभा में आडवाणी ने शिवराज की तारीफ करने के साथ साथ उन्हें मोदी से बेहतर मुख्यमंत्री कह दिया। नरेंद्र भाई मोदी को मैं कहता हूं कि गुजरात तो पहले भी स्वस्थ था, उसको आपने उत्कृष्ट बना दिया है, इसके लिए आपका अभिनंदन। लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बीमारू प्रदेश, उनको स्वस्थ बनाना, यह जो स्थिति लाई है, इसके लिए मैं शिवराज जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मीडिया में इस बयान के आते ही नरेंद्र मोदी हैरान रह गए। उन्होंने राजनाथ सिंह को फोन मिलाया। मोदी बोले, मैं आडवाणी जी के बयान से खुश नहीं हूं, आप उनसे कहिए कि एक और बयान दें और इसकी भरपाई करें। राजनाथ ने मोदी की बात सुनी और कहा, अगर आप अपनी बात खुद आडवाणी जी तक पहुंचाएं तो अच्छा रहेगा। मोदी को राजनाथ की बात ठीक लगी और उन्होंने खुद आडवाणी से बात की। आडवाणी बनाम मोदी की इस लड़ाई में कांग्रेस ने चुटकी ली है। बीजेपी की कहानी आडवाणी जी की जुबानी। चौहान जी बनाम मोदी जी बनाम राजनाथ जी बनाम सुषमा जी बनाम जेटली जी बनाम गडकरी जी, आरएसएस बनाम बीजेपी जी, परिवार जी में सिविल वॉर। लोग कहते हैं कि चौहान को मोदी से बेहतर बताकर आडवाणी मध्य प्रदेश में एक सुरक्षित सीट की तलाश कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि वो बिहार की किसी सीट से चुनाव लड़ेंगे। मोदी की नाराजगी दूर करने के लिए आज हैदराबाद में राजनाथ सिंह ने बयान दिया। मैं समझता हूं कि आडवाणी जी के स्टेटमेंट का रॉन्ग इंटरप्रिटेशन हुआ है और इसे कहीं कोई बात नहीं है कि इस देश के बहुत पॉपुलर पॉलिटिकल लीडर यदि कोई है वो नरेंद्र मोदी है। अंदर की खबर यही है कि आडवाणी ने मोदी का कद छोटा करने के लिए शिवराज की तारीफ की। यही नहीं, उन्होंने एक तीर से 2 शिकार किए और जिस विकास के नाम पर मोदी पीएम पद पर दावा करते हैं, उस दावे को आडवाणी ने खुद ही खारिज कर दिया। आडवाणी के इस दाव से मोदी बौखला गए हैं। दीप्ति चौरसिया के साथ यतेंद्र शर्मा, दिल्ली, इंडिया न्यूज। तो सवाल यह है कि क्यों एकाएक लालकृष्ण आडवाणी को पसंद आने लगे हैं नरेंद्र मोदी की जगह शिवराज सिंह चौहान। क्या कारण है इसके, इस पर भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे कि वाकई संघ परिवार में कोई बड़ा झगड़ा लगा है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। सुधांशु मित्तल जी है, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। प्रेम शुक्ला साहब है जो कि सामना के एडिटर है, शिवसेना से कम आउट पीस है सामना। अली अनवर साहब है जेडीयू से। मीर अफजल साहब है कांग्रेस के प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता। और साथ ही साथ प्रभु चावला जी है, एडिटोरियल डायरेक्टर न्यू इंडियन एक्सप्रेस और देश के जाने माने पत्रकार। सुधांशु जी, ये आडवाणी जी को एकाएक क्या सोचा कि वो मोदी को काटने के लिए शिवराज के नाम का इस्तेमाल करने लगे, ये क्या राजनीति है बीजेपी की? दीपक जी, मैं तो इतना हैरान हूं कि एक चुनाव अभियान की शुरुआत में मध्य प्रदेश में आडवाणी जी ने जो कहा उसको कैसे तोड़ मोड़ के और कैसे एक कलर चश्मे से देखा जा सकता है और कैसे उसकी प्रोजेक्शन ये करी जा सकती है कि भाजपा में घमासान चल रहा है, घमासान चल रहा है। अच्छा, अभी आपने वो क्लिप दिखाई जो आडवाणी जी ने क्या कहा। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, मैंने मोदी जी से कहा
मैं फिर से दिखाऊं एक बार, विकसित सुधांशु जी फिर से दिखाऊं एक बार क्लिप। हाँ दिखाइए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल दिखाइए, फिर आपको समझाता हूं मैं। दिखाता हूं, आप अपनी बात खत्म कर लीजिए, मैं दिखाऊंगा क्लिप। हाँ हाँ, उन्होंने कहा, मैंने मोदी जी से कहा एक विकसित राज्य को आपने और तरक्की करी, इसलिए आप अभिनंदन के पात्र हैं। उन्होंने क्या कहा कि मैंने अभिनंदन करा मोदी जी का कि विकसित राज्य को, मतलब एक विकसित राज्य को आपने और आगे बढ़ाया। और चुनाव की जो रैली है मध्य प्रदेश में, वहां वो कहते हैं कि एक बीमारू राज्य जो था, उस बीमारू राज्य को इतना विकसित करा, इसके लिए ये अभिनंदन के वो है पात्र हैं। भाजपा के दो मुख्यमंत्री अपने अपने राज्य को, जिनकी स्थितियां कुछ अलग अलग थी, उसको विकास की राह पे ले गए हैं और उन्होंने अच्छा काम करा है। उसके लिए अगर उन्होंने किसी को बधाई दी है तो इसके मतलब ये हो गया कि वो मोदी जी की अवहेलना कर रहे हैं, वो ये मोदी जी की जगह उसको कह रहे कि नहीं शिवराज जी आगे बढ़ गए। ये जो आप लोग सारा कर रहे हैं, ये सत्य से बहुत परे है। और कुछ भी हुआ है उसका परिप्रेक्ष्य देखिए। मैं एक चीज और बताना चाहता हूं, उसके आगे इसी उस रैली में अरुण जेटली ने क्या कहा? अरुण जी ने कहा, स्पीकिंग बिफोर मिस लीडर ऑफ ऑपोजिशन, अरुण जेटली ऑल्सो प्रेज मिस्टर चौहान फॉर हिज लीडरशिप स्किल एट ए टाइम व्हेन द बिगेस्ट नेशनल क्राइसिस इज लैक ऑफ लीडरशिप एट द सेंटर। इसके मतलब क्या हुआ? आप कहेंगे देखिए प्रधानमंत्री जी के लिए अब तो अरुण जी भी, लीडरशिप तो बीसीसीआई में भी गड़बड़ थी, वहां जेटली जी ने क्या किया? बातें हो रही है सुधांशु जी, लीडरशिप तो बीसीसीआई की सवालों में थी, वहां पे लोग कह रहे हैं कि अरुण जेटली जी ने मैच फिक्सिंग कर दी। दीपक जी, हम अब आप बात करें इस बात पे। देखिए दोनों चीजें एक जगह है ना, देश का सवाल है यहाँ तो, एक हम देश का सवाल है, 125 करोड़ हिंदुस्तानियों का सवाल है यहाँ पर। एक तरफ राजनीति है, गवर्नेंस है, और दूसरी तरफ क्रिकेट है, जिसे इस देश में धर्म माना जाता है। हम लोग इस समय चर्चा कर रहे हैं आडवाणी जी के बयान को, उसके परिपेक्ष को, और क्या ये मोदी बनाम शिवराज सिंह चौहान है या नहीं है, हम ये बात कर रहे हैं। और किसी भी रूप में जो आपने दिखाया था वो मोदी बनाम शिवराज सिंह चौहान कैसे हो गया, मैं तो बहुत हैरान हूं। और मैं सिर्फ निवेदन करना चाहता हूं, देखिए अगर सब लोगों ने तय किया आप हैरान है, कुछ भी बोला जाएगा, हैरान है कि नहीं? हाँ, कांग्रेस पार्टी हैरान है कि नहीं? सीधे तो कुछ भी के पास चलते हैं। जी अफजल साहब, आपको लगता है संघ परिवार में सब कुछ ठीक ठाक है? देखिए, इनके यहाँ कभी भी ठीक ठाक कभी भी नहीं रहा। और वैसे तो चौरसिया साहब, आपने कहा और चैनल पर मैं आया हूं, ये मामला भारतीय जनता पार्टी का अपना अंदरूनी मामला है और मेरा ख्याल है मुझे इसमें कुछ कहने की ज्यादा जरूरत नहीं है। लेकिन टीवी डिबेट्स के अंदर आप सभी पार्टियों को इनवाइट करते हैं और हम सभी इश्यूज पर बात करते हैं, इसलिए मैं आया और आपका हुक्म हुआ तो मैं जरूर आया। लेकिन मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी का अपना मामला है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे भारतीय जनता पार्टी के काफी लोग इसकी सफाई दे रहे हैं। अभी सुधांशु भाई भी सफाई दे रहे थे, इससे पहले राजनाथ जी की भी सफाई दी। लेकिन जो आपने क्लिपिंग दिखाई है आडवाणी जी की, उससे साफ जाहिर होता है कि वो शिवराज सिंह चौहान और गुजरात के काम का मवाजना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वहां पर पहले से एक तरक्की याफ्ता स्टेट थी और ये पिछली हुई स्टेट थी, यहाँ के काम को उन्होंने सराहने की। तो इसका इनडायरेक्ट मतलब बिल्कुल यही है कि उन्होंने मोदी से उसकी तुलना की और मोदी साहब के मुकाबले में उनको ज्यादा नंबर दिए। लेकिन मैं एक दूसरी बात कहना चाहता हूं, आडवाणी जी बड़े वरिष्ठ नेता हैं, बहुत सीनियर हैं, देश के काफी मुअम्मर लोगों में उनका शुमार होता है। अभी एक जगह पर बात हो रही थी, लोग कह रहे थे वो तो भीष्म पितामह हैं। मैं भी जानता हूं कि आडवाणी जी शायद अपने अंदर ये जानते हैं कि वो शायद प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि इस वक्त जिस तरह से मोदी साहब की डिक्टेटरशिप पूरी पार्टी में चल रही है, जो बाहर से भी लोग देख रहे हैं, तो और जिस तरह से सारे पार्टी के लीडर बंधुआ मजदूरी कर रहे हैं मोदी की, आडवाणी जी शायद इस बंधुआ मजदूरी को तोड़ना चाहते हैं। और वो ये नहीं चाहते कि देश की दूसरे नंबर की जो बड़ी पार्टी है उसका मैसेज ये जाए कि उसका हर लीडर किसी एक लीडर का बंधुआ मजदूर हो गया है। अभी देखिए, आपने भी दिया
इशारा, और आईपीएल का आपने जिक्र किया। मैं भी आईपीएल पर देख रहा था, सभी सियासी लोगों से इस्तीफा मांग रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के भी एक जिम्मेदार जो नेता हैं वो भी टीवी पर रोजाना डिबेट में सुबह शाम 3-3, 4-4 बार आते थे और कहते थे कि भाई सबको इस्तीफा देना चाहिए, यहां तक कि अरुण जेटली को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। लेकिन उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी का नाम नहीं लिया, क्योंकि मोदी जी से इस्तीफा आईपीएल पे भी नहीं मांगा जा सकता, किसी की हिम्मत ही नहीं है। और फिर आपने जो शुरू में इसमें दिखाया वो मेरे लिए थोड़ा सा हैरत वाली बात है। आप बहुत ही अच्छे जर्नलिस्ट हैं, आपकी पहुंच बहुत है। आपने एक शुरू में क्लिपिंग दिखाई, इसमें आपका तबसरा आया कि मोदी जी ने फोन करके राजनाथ जी को कहा कि उनसे कहिए कि बयान दूसरा दें। अब ये तो मोदी जी कह सकते हैं और आपका सोर्स है, मैं उसको चैलेंज नहीं करूंगा कि इससे तक दुरुस्त है। इससे साफ जाहिर होता है नहीं हम जी अफजल साहब, हम खबरों के सबसे भरोसेमंद चैनल है, गलत खबर नहीं चलाते। मैंने मोदी जी ने राजनाथ सिंह जी, मैंने चौरसिया साहब आपके ताल्लुक से मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं। मैं ये भी जानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और इन सब चीजों को कवर करते करते आपकी दोस्ती और ताल्लुक कहां पर है, सब जगह आपकी अच्छी पकड़ है। और आपने अगर ये खबर दी है, कभी किसी चैनल ने नहीं दिखाई है ये खबर, और अगर आपकी ये खबर है तो मैं तो यही मानता हूं कि आप इतनी जिम्मेदारी के साथ दिखा रहे हैं और उसका दावा भी कर रहे हैं, तो ये खबर सही होगी। आपकी इस लाइन से ये पता लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की हालत क्या हो गई है। यानी भारतीय जनता पार्टी का सदर आडवाणी जी और एक मोदी साहब जो है उनको फोन करके कह रहे हैं कि आप उन्हें कहिए कि अपना बयान बदलें, और वो उसके बाद हैदराबाद के अंदर उस चीज को डिफेंड कर रहे हैं कि वो सबसे प्रिय नेता हैं। अब प्रिय नेता है या नहीं है, मैं तो इससे भी आगे बढ़कर के बात करूंगा कि कोई प्रधानमंत्री बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है। मुझे तो लगता है प्रधानमंत्री बीजेपी का कोई होगा ही नहीं। उस पर अब आएंगे, क्योंकि प्रभु चावला जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रभु, मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगा आपसे कि आडवाणी जी ने मोदी की जलेबी बनाई है इमरती, बड़ा मतलब देखन में छोटन लगे, घाव करे गंभीर, उस टाइप का स्टेटमेंट दिया उन्होंने। अब आएंगे, क्योंकि प्रभु चावला जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रभु, मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगा आपसे कि आडवाणी जी ने मोदी की जलेबी बनाई है इमरती, बड़ा मतलब देखन में छोटन लगे, घाव करे गंभीर, उस टाइप का स्टेटमेंट दिया उन्होंने। ये जलेबी तो बनी गई है, क्योंकि इसके मतलब कई निकाले जा सकते हैं। इसके अंदर कह दिया कि उन्होंने जो है गुजरात पहले से विकसित था, उसको बेहतर बनाया है मोदी जी ने, परंतु मध्य प्रदेश जो पिछड़ा हुआ था उसको उन्होंने अगर अच्छा काम करके दिखाया है। तो शिवराज चौहान जी वैसे ही हो गए कि अगर टेलेंडर जो हो वो सेंचुरी बना दे क्रिकेट के अंदर तो वो अच्छा माना जाएगा ना ओपनिंग बैट्समैन से कई बार। इसलिए लगता है कि आडवाणी जी बड़े समझ के गए, वो 40-50 साल से 60 साल से राजनीति के अंदर हैं। उनका हर शब्द, हर स्टेटमेंट के पीछे कोई ना कोई मायने रखता है। अटल जी कम बोलते थे, अटल जी जब एक शब्द बोलते थे तो उसके नीचे सारे की सारी दुनिया हिल जाती थी। तो आडवाणी जी जब भी बोलते हैं उसके पीछे कोई ना कोई मायना होता है। मैं देख रहा हूं पिछले कई सालों से, यानी कि लगभग कम से 6-8 महीने से, जब चुनाव में मैं भी गया था अहमदाबाद के अंदर, वहां देखा था कि मोदी साहब ने किस तरह से आडवाणी जी को इग्नोर किया। उसके बाद एक शादी के अंदर, फंक्शन के अंदर जब आडवाणी जी गए थे तो आडवाणी जी को लेने जाने वाले थे मोदी साहब गए नहीं और आडवाणी जी को अकेले जाना पड़ा, और आडवाणी जी वहां बैठे रहे, उससे पहले मोदी जी चले गए वहां से छोड़ करके। तो ये अपनी एक हो सकता है टेंशनों की काम हो, मैं नहीं कहता इसके पीछे कोई मोटिव है, परंतु आडवाणी जैसे वरिष्ठ नेता जिन्होंने मोदी को बनाया है, मेरे को पता है मोदी किस तरह से मुख्यमंत्री बने थे 2002 के अंदर, किन लोगों ने कैसे काम किया था, मदन लाल खुराना को कैसे मनाया गया था। तो ये अगर मोदी जी भूल गए हैं, जब बाकी लोग भूल गए, क्योंकि मैं ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूंगा, परंतु आडवाणी जी जो कहा है बिल्कुल सत्य है, क्योंकि शिवराज चौहान ने अच्छा काम किया, इसके बारे में कोई डाउट ही नहीं है। प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट कहती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट कहती है, और तीसरी बार अगर चुनाव जीतते हैं ऐसी स्टेट के अंदर जहां पर बीजेपी कभी दूसरी बार चुनाव नहीं जीती थी, वहां तो मोदी जी ने उसको फिर जो रिकॉर्ड भी तोड़ा अपना वहां का। मोदी जी अच्छे कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, उन्होंने अच्छा वहां पर काम किया है। कांग्रेस को लगभग समाप्त कर दी कि कांग्रेस के अंदर कोई नेता नहीं खड़ा कर दिया, जितने हो सकते थे उनको डिफेक्ट करा लिया। शिवराज चौहान थोड़े अपने लो प्रोफाइल रहते हैं। अगर शिवराज चौहान तीसरी बार चुनाव जीते हैं, जो 40 एमपी भेजता है जो प्रदेश, जहां से अभी भी बीजेपी के गुजरात से ज्यादा लोग हैं, लगभग बराबर के लोग हैं, वहां का अगर तीसरी बार जीतता है तो बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी चौहान की। और चौहान साहब सारे देश के अंदर अपने कॉर्पोरेट लोगों के साथ जाकर के भाषण नहीं करते, या अमेरिका में उनको बुलाया जाए या नहीं बुलाया इसकी चिंता उनको नहीं होती। तो इसलिए मेरे को लगता है कि आडवाणी जी जो कहा वो सोच समझ के कहा है कि उनकी पार्टी के अंदर मोदी के अलावा
शिवराज चौहान भी एक अच्छे मुख्यमंत्री हैं। मैं भी रमन सिंह का इंटरव्यू करके आया थोड़े दिन पहले, रमन सिंह से मैंने पूछा कि मोदी जी के बारे में आपका कहना क्या है। उनका बड़ा अच्छा सा जवाब था कि मोदी जी अच्छे कार्यकर्ता हैं, मोदी जी मेरे से सीनियर चीफ मिनिस्टर, क्योंकि वो मेरे से पहले चीफ मिनिस्टर बन गए थे 1 साल पहले। परंतु जब मैंने पूछा कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, वो कहते जो एनडीए के लोग बैठ के पार्लियामेंट्री बोर्ड के साथ मिलकर तय करेंगे वही बनेगा। यानी कि कोई भी मुख्यमंत्री जो अच्छा काम कर रहा है, डॉक्टर रमन सिंह ये होते हुए अच्छा काम कर रहे हैं, कोई भी बीजेपी का मुख्यमंत्री मोदी को अपने से आगे मानने के लिए तैयार नहीं है। और अडवाणी जी उसी बात को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। इस बात बड़ी बात क्या है? बिल्कुल उसी बात को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, लेकिन इस रिफ्लेक्शन के पीछे कितनी बड़ी राजनीति है उसी को समझने की हम कोशिश करें। प्रेम शुक्ला जी, उसी लाइन में अडवाणी जी ने यह भी बात कही है कि शिवराज सिंह चौहान में घमंड और अहंकार बिल्कुल नहीं आया है। बीजेपी के नेता बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी अहंकारी हैं, तो इसका मतलब आडवाणी जी ने उस भाषण के अंदर साबित कर दिया। सुधांशु भाई, आ रहा हूं आपके पास, सब जवाब आपसे ही लेने आ रहा हूं आपके पास। प्रेम शुक्ला जी का फ्रेम चला गया, अली अनवर, प्रेम शुक्ला जी आ गए हमारे साथ फिर से। आपको लगता है मोदी अहंकारी है, ये साबित कर दिया है? एक चीज निश्चित है दीपक जी कि लालकृष्ण आडवाणी जी यदि सोमनाथ से अयोध्या के लिए नहीं निकले होते तो कोई राजनाथ सिंह, कोई नरेंद्र मोदी, कोई शिवराज सिंह चौहान, कोई रमन सिंह इस देश में मुख्यमंत्री नहीं बन पाता। चूंकि उन्होंने हिंदुत्व की लहर चलाई, भारतीय जनता पार्टी के उनसे बड़ा कोई भीष्माचार्य अटल जी के बाद नहीं है। यदि आडवाणी जी नहीं चाहते, जब प्रभु जी ने भी कहा, तो नरेंद्र मोदी जी कभी मुख्यमंत्री नहीं बनते। और जब मुख्यमंत्री नहीं बनते तो आज प्रधानमंत्री पद की पात्रता पर चर्चा ही प्रारंभ नहीं होती। इसलिए भीष्माचार्य के नाते यदि लालकृष्ण आडवाणी जी जो कुछ कहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी में उसका अत्यंत महत्व होना ही चाहिए। संघ परिवार भी उसके महत्व को स्वीकारता रहा है। इसलिए जिन्ना वाले मामले पर आडवाणी जी को अध्यक्ष पद से हटने के बावजूद प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवारी के लिए संघ परिवार ने उनके नाम पर ही मुहर लगाई। ये पुरानी राजनीति है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के भी जो तमाम घटक दल हैं, लालकृष्ण आडवाणी के पास जब जाते हैं तो आशीर्वाद की मुद्रा में जाएंगे, जब नरेंद्र मोदी के पास जाएंगे तो बराबरी की मुद्रा में जाएंगे। यदि नरेंद्र मोदी आशीर्वाद की मुद्रा में दिखाई देंगे तो पहले भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है उसको उनके आशीर्वाद की मुद्रा को स्वीकारना होगा। और ये भारतीय जनता पार्टी बहुत जबरदस्त लोकतांत्रिक दल है, ये से स्पष्ट होता है। और मीम अफजल जी के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि आपके यहां तो सरकार लोकतंत्र को 2004 में अपहरित कर लिया गया, जब आदरणीय सोनिया गांधी ने तमाम सांसदों की हस्ताक्षर के बावजूद बिना किसी को विश्वास में लिए जाकर राष्ट्रपति के यहां प्रधानमंत्री नियुक्त कर लाई। आपका लोकतांत्रिक अधिकार अपहरित हो गया। उसके बाद आज भी सोनिया गांधी के शब्द के बाहर कोई विमर्श करने की हिम्मत नहीं पाल पाता और आप भारतीय जनता पार्टी के बंधुआ मजदूरी पर प्रवचन दे रहे हैं। ये बहुत आश्चर्यजनक है। मैंने भारतीय जनता पार्टी में बात कही है वो आपने समझी नहीं कि मैंने नरेंद्र मोदी या लालकृष्ण आडवाणी आप लोग जो है किसी भी बात पर जो है चलते हुए बात कर रहे हैं, बात कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने इंडिया की खबर को ही और अगर मैं सोनिया जी की बहस में आपको ले जाऊंगा तो आपको लाजवाब कर सकता हूं, अपने शीर्ष नेता के खिलाफ भी बात रख सकते हैं, बात रख सकते हैं। राहुल गांधी की नजरों के खिलाफ किसी में हिम्मत नहीं कि नजर मिलाकर देख ले, आपके प्रधानमंत्री की भी हिम्मत नहीं। आप लोकतंत्र पर यदि प्रवचन दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, तो ये पूरी लोकतंत्र पर सबसे बड़ा प्रेम शुक्ला जी, ऐसा है कि आप मेरा ख्याल है पॉइंट पर रहे तो ज्यादा अच्छा होगा। क्या नरेंद्र मोदी अहंकारी है? सीधा सवाल है, इसलिए मैं ये इंडिकेट किया आडवाणी जी ने अपने भाषण में। मोदी जी अहंकारी हैं ऐसा आडवाणी जी ने कहा नहीं, लेकिन यदि किसी में अहंकार भाव हो तो आडवाणी जी की यही सलाह है कि उससे बच ले। किसी जमाने में लखनऊ में नारा लगता था कि कल्याण सिंह यदि लखनऊ में नहीं तो दिल्ली में अटल बिहारी वाजपेयी नहीं रहेंगे, और 56 सांसद जाते थे उत्तर प्रदेश से। वाजपेयी जी रह गए और कल्याण सिंह जी की दुर्गति हो गई। 1993 में कल्याण सिंह का जो कद था हिंदुत्व में और भारतीय जनता पार्टी में, उस कद को नरेंद्र मोदी आज भी प्राप्त व्यक्त कर सकते हैं।
प्रेम शुक्ला जी क्यों मोहन जोदड़ो हड़प्पा में जा रहे हैं? यूरोप नहीं जा रहा हूँ, कहाँ की खुदाई है? केंद्रीय नेतृत्व बहुत प्रबल है। डाइवर्ट करने का। मैं आपको रोक रहा हूं बीच में, आपको नहीं वो बात ठीक है। ये क्या मान रहे हैं कि किसी जैसे कल्याण सिंह जी अहंकारी थे, उसी तरह इशारा कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी भी शायद उसी मुद्रा में जा रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि बात नहीं ऐसा अडवाणी ने कहा नहीं है, लेकिन अगर कोई इशारा समझना चाहे तो वो विश्लेषण पर आप ये कह रहे हैं। श्रीनिवासन की पारी खेल रहे हैं वो। प्रेम शुक्ला जी श्रीनिवासन जी की पारी खेल रहे हैं। मैं सीधे चलूंगा अली अनवर जी के पास। अली अनवर जी, बड़ा सीधा सवाल है मेरा आपसे, क्या आपको लगता है नरेंद्र मोदी अहंकारी है? जिसका इशारा, मैं नहीं कह रहा हूं आडवाणी जी ने कहा, जिसका इशारा आडवाणी जी ने यह कहकर किया है कि शिवराज में अहंकार नहीं है। देखिए चौरसिया साहब, आडवाणी साहब बहुत सीनियर लीडर हैं और उन्होंने जो भी बात कही है वो तर्कसंगत है और वो मौजू भी है। और देखिए, आजादी के बाद ही नहीं, आजादी के पहले से जो गुजरात है वो विकसित राज्य रहा है। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जितनी दौलत थी, वहां पर एक गफूर मियां थे। उन्होंने कहा कि तुमको तुम्हारी जितनी पूंजी है उतना मैं लौटा देता हूं, तुम इस मुल्क से दफा हो जाओ। तो एक गफूर मियां के पास वहां इतनी दौलत थी, और जो वहां के नगर सेठ थे उनके पास जो दौलत थी वो पूरे बैंक ऑफ इंग्लैंड के दौलत से भी ज्यादा दौलत थी। तो आडवाणी साहब तो ठीक ही कह रहे हैं, हम समझते हैं कि ठीक ही तथ्य परक है, लॉजिकल है उनकी बात कि भाई वो तो पहले से विकसित है, लेकिन जो बीमारू राज्य है, जो बिहार है, जो मध्य प्रदेश है और जो दूसरे राज्य हैं जो जहां पर पहले से बहुत हालत खराब थी, उसमें अगर सुधार हुआ है तो क्रेडिट तो इन लोगों का है। तो उन्होंने बात तो ठीक ही कही है, इसमें कुछ भी गलत बात नहीं है। और बात यह है कि मीडिया को लोग जो मीम अफजल साहब को एनडीए के दावेदार के तौर पर लालकृष्ण आडवाणी आपको प्रधानमंत्री के तौर पर मंजूर है? दीपक के सवाल का जवाब दीजिए ना कि प्रधानमंत्री के रूप में मंजूर है आपको? प्रधानमंत्री के तौर पर लालकृष्ण आडवाणी जी मंजूर है आपको? देखिए, हम लोग व्यक्ति की बात नहीं किए हैं। हमारे नेता नीतीश कुमार ने एक वसूल की बात की है और वो जो भी कहा है और उनको हम लोगों ने आडवाणी जी फिर किया है। पिछली बार तो आपने समर्थन किया था कोalition। अली अनवर जी, पिछली बार तो जेडीयू साथ खड़ी थी आडवाणी जी के प्रधानमंत्री पद के लिए, इस बार क्यों नहीं? अरे पिछली बार और अगली बात की बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात एनडीए तय करेगा ना। पहले बीजेपी बड़ी पार्टी है, वो तय करेगी, फिर एनडीए के प्लेटफॉर्म पर आएगा और फिर हमने जो प्रिंसिपल ले किया है उसमें हम देखेंगे, तब में रिएक्ट करेंगे। आप प्री मैच्योर डिलीवरी क्यों आपका प्रिंसिपल क्या है जी? आपका प्री मैच्योर है, बात कर रहे हैं, आपका प्रिंसिपल क्या है? हमारा चावला साहब प्रिंसिपल ये है कि ये देश समन्वय की संस्कृति से चलता है। इस देश में सबको मिला जुला करके ले चलने वाला होता है। नहीं तो व्यक्ति की बात हम नहीं ना करेंगे। आप जब चाहेंगे तब हमारी पार्टी न है, एक आपसे चावला साहब से अली अनवर के बीच बात नहीं ना हो रही है, ये पार्टी की बात हो रही है। तो पार्टी तो उनके पार्टी के प्लेटफॉर्म से कोई बात तय होगी। हमारे एनडीए में हम लोग जिम्मेवार दल के लोग हैं, ऐसे ही कोई बात हम लोग नहीं बोलते रहते हैं। दीपक जी, अब मैं कुछ कह दूं? बहुत सुधांशु मित्तल जी के पास चलते हैं, बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं। सुधांशु मित्तल साहब, मेरा एक सवाल, उसके बाद आप खुल स्वतंत्र है, पूरी जो स्टेडियम आपके पास है। मेरा सवाल यह है कि जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान के लिए उन्होंने कहा विनम्र, और जिस तरह से पूरी भारतीय जनता पार्टी, पूरा आरएसएस, पूरा पत्रकार, पूरा देश जानता है कि मोदी जी कितने अहंकारी हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये सलाह भी दे दी कि शिवराज बड़े विनम्र है लेकिन मोदी अहंकारी है। देखिए, फिर ये वही पूर्वाग्रह से ग्रस्त एक एनालॉजी है
किसी बयान को तोड़ बोलने की। मैं आपको पढ़ के सर मेरा क्या पूर्वाग्रह हो सकता है? मिस्टर नरेंद्र मोदी भी मेरे दोस्त है, शिवराज सिंह चौहान भी मेरे दोस्त है, और आडवाणी जी की मैं बहुत इज्जत करता हूँ। मेरा क्या पूर्वाग्रह होगा? मैं बता रहा हूँ, और ये सब हकीकत आप भी जानते हैं। उन्होंने, अरे मुझे बताने तो दीजिए। मिस्टर आडवाणी इवन वेंट टू द एक्सटेंट ऑफ कंपेयरिंग मिस्टर चौहान टू फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी। Atal ji's greatest quality was his politeness. Shivraj also, even after all these years, is untouched by arrogance. ये ना, इस बयान को आपने कहाँ ले गए? आप इनको यार सुभाषी जैसे मानते क्यों नहीं? वो बार बार कह रहे हैं आप तो उससे ज्यादा आगे बढ़ गए। रुकिए एक मिनट, आडवाणी जी के बारे में उससे ज्यादा आगे बढ़ गए, ट्रांसलेट करके अपने इंटरप्रिटेशन निकाल रहे हैं। भाषण हिंदी में दिया था सुधांशु भाई, आप उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके अपने इंटरप्रिटेशन निकाल रहे हैं। आप एक काम करिए, उनका उन्होंने कहा ना शिवराज रेकॉर्ड नहीं है कमला जी की, ये बात तो मोदी जी भी कह सकते थे, क्यों नहीं कही उन्होंने? आप एक मिनट, लालकृष्ण आडवाणी जी का जितना अनकट बाइट है, सुधांशु जी जैसे ही अपनी बात खत्म करें उसको सुनवाया जाए। जी, ये भाषण कहाँ खत्म करिए, उसके तुरंत बाद लालकृष्ण आडवाणी ने क्या कहा ये सुनाएंगे हम आपको। चौरसिया जी, भाई मुझे चौरसिया जी, आप पहले एक मिनट आता हूँ, सुधांशु के कदम पर है, ये भी बोलने नहीं दीजिए भाई। पहले मेरा नंबर खत्म हो जाने दीजिए। भाई एक बार, आडवाणी जी कहां जाके ये भाषण दे रहे हैं? मध्य प्रदेश में। उस समय मौका क्या है? मौका ये है कि हमें अपना चुनाव अभियान चालू श्री गणेश करना है। उसके उपलक्ष्य में आडवाणी जी को और अरुण जेटली जी को बुलाया जाता है वहां पे। वो मध्य प्रदेश में जाके मध्य प्रदेश की बात करेंगे या कुछ और बात करेंगे? अरे आप किसी भी एक्टर को ले लीजिए, आप किसी शायर को ले लीजिए, वो जब दिल्ली आएगा कहेगा तो गुजरात का नाम ही नहीं लेना था उसको, उनको कह दे रहा था एक बीमारी राज्य को सफल बना दिया शिवराज जी ने। उन्होंने मध्य प्रदेश का नाम क्यों लिया ये बताइए ना? गुजरात का हाँ गुजरात, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश, हाँ गुजरात, करेक्ट सर लॉजिक ठीक है ना? बिल्कुल ठीक बात है आपकी, बिल्कुल ठीक बात है। उन्होंने मोदी से कंपेरिजन किया और कहा कि वो जो है एक, अरे कहाँ कंपैरिजन कर रहा आप? अभी नहीं ना बीच में। आप तो इतने परिपक्व मतलब पत्रकार हैं, एक बार उनकी पूरी क्लिप सुन लीजिए, उसके बाद आप जोड़ सकें तो फिर डिबेट करेंगे। मैंने सुना भैया, मैं जानता हूँ आडवाणी को, आपसे ज्यादा जानता हूँ, आपको पता है ना। मैं आप व्यक्तिगत कुछ नहीं देखे, अब आप उस बयान को नहीं पढ़ पाए, आप भी जानते हैं उनको, सके तो फिर डिबेट करेंगे। मैंने सुना भैया, मैं जानता हूँ आडवाणी को, आपसे ज्यादा जानता हूँ, आपको पता है ना। आप व्यक्तिगत कुछ नहीं देखे, अब आप उस बयान को नहीं पढ़ पाए, आप भी जानते हैं उनको दोनों, आपकी जानने की विश्वसनीयता। और मैंने पढ़ा और सुना भी, और उसके बाद आडवाणी जी को मैं 1967 से जानता हूँ। सुधांशु भाई, मैं आडवाणी को 1967 से जानता हूँ, मैं भी आडवाणी को भी जानता हूँ। आडवाणी जी का नहीं, मेरे से पहले से ही जानते हैं आप डिफेंड करें, ठीक बात है, क्योंकि आपको आपकी पार्टी के अंदर चाहे राजनाथ जी ने कुछ नहीं बनाया, जो आप बात कह रहे हैं आडवाणी जी का बड़ा क्लियर था। आडवाणी जी के बारे में बिल्कुल प्रूव होती है जब उन्होंने कहा कि वो उनके अंदर कोई एरोगेंस नहीं है, और जब उनके पहले मोदी का नाम लिया बड़ा प्रूव होता है। आप इसको मानिए या ना मानिए, चावला जी कहीं का ईटा कहीं का रोड़ा, आप मानने के लिए तैयार है, ठीक है। आप जो बात कर रही है आपको पार्टी के अंदर है, हालांकि पार्टी में ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। आप जिस बयान को कहा कि उसमें एरोगेंस नहीं है, ये तो कहा आपकी नहीं है, ये जानकारी भी नहीं, आपका मूल्यांकन है। आप मूल्यांकन पे इतने बड़े बड़े मैं नहीं कह रहा, मैं मूल्यांकन मैं कह रहा हूँ शिवराज जी। और क्या आप कह रहे हैं? एक मिनट सर, सुधांशु भाई आप बाइट सुनना चाहते थे ना, आडवाणी जी ने क्या कहा? बिल्कुल सुधांशु भाई, आप वो स्टेटमेंट सुनिए जो आडवाणी जी ने मोदी और शिवराज की तुलना करते हुए ग्वालियर में दिया था। सुनिए वो स्टेटमेंट, ध्यान से सुनिएगा जी, सभी लोग, सभी पैनल। नरेंद्र भाई मोदी को मैं कहता हूं कि गुजरात तो पहले भी स्वस्थ था, उसको आपने उत्कृष्ट बना दिया है, इसके लिए आपका अभिनंदन। लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बीमारू प्रदेश, उनको स्वस्थ बनाना, और स्वस्थ ही नहीं ऐसी स्थिति लाना कि मन में इच्छा हो
कि भारत में ही नंबर 1 न बने लेकिन विश्व में भी उसकी गिनती होने लगे। यह जो स्थिति लाई है, इसके लिए मैं शिवराज जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। सुन लिया सवाल ये सुधांशु जी कि अगर शिवराज जी का अभिनंदन ही करना था तो फिर नरेंद्र मोदी का नाम क्यों लिया गया? और ये क्यों कहा गया कि नरेंद्र भाई को मैं बार बार कहता हूं कि आपको तो एक विकसित राज्य मिला था? अरे क्या बात करें, अब आपने बात सुनने के बाद अगर ये कहे तो फिर मैं क्या कह सकता हूं दीपक जी। उन्होंने क्या क्या कहा, एक एक करके मुझे विश्लेषण करने दीजिए। उन्होंने कहा इसको इतना उत्कृष्ट बनाना, इसके लिए आप अभिनंदन के पात्र हैं। फिर उन्होंने कहा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हर राज्य में जो बीमारू राज्य थे उनके लिए ये ड्रीम रखना कि ये देश के नंबर 1 नहीं होंगे, विश्व के नंबर 1 होंगे, और ऐसी स्थिति में काम करना, इसके लिए मैं बधाई दे रहा हूं। अब किस चीज को अच्छे में और ग्वालियर में आप जब अपने चुनाव की रणनीति और चुनाव का बिगुल बजा रहे, वहां पे इस बयान को एक राजनीतिक रैली में कहना, उसको अगर हम ये तोड़ मोड़ के ये कहेंगे कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोला, ये तो कमाल हो जाएगा। अगर यही, तभी मैं कहता हूं ये सारी चीजें पूर्वाग्रह से ग्रस्त हैं। आप इतने एक इनोसेंट बयान को, एक उसके परिपेक्ष को देखते हुए, उसके संदर्भ में बोला है उसको देखते हुए आप कहां की चीज कहां ले जा रहे हैं? छत्तीसगढ़ का नाम क्यों लेते? अगर उनको यही कहना है तो छत्तीसगढ़ का नाम क्यों लिया? मुकाबला तो अडवाणी ने क्लैरिफाई क्यों नहीं किया? अडवाणी ने क्लैरिफाई क्यों नहीं किया? राजनाथ जी करेगा, अडवाणी क्यों नहीं करते इस बात को? अभी तक तो आप बयान पे रो रहे थे, अब बयान की स्पष्टीकरण हो गई तो अब आप कह रहे अडवाणी ने किया। नहीं, अडवाणी, अगर आपको लगता है कि उन्होंने नहीं कहा तो उन्होंने क्लैरिफाई क्यों नहीं किया कि मेरा मतलब ये नहीं था? कमाल है, बहुत कमाल है। ये क्या मतलब है? राजनाथ जी से कहलवा रहे हैं, राजनीति मतलब नहीं है। राजनाथ जी आपकी बात का इंटरप्रिटेशन मैं कैसे कर सकता हूं? अगर राजनीति में हम ना क्या मतलब हुआ? आपकी बात का इंटरप्रिटेशन मैं कैसे कर सकता हूं? अब राजनाथ जी कह रहे हैं कि अडवाणी का मतलब क्या था, अडवाणी जी क्यों नहीं कहते भाई ये बात? ये आप तय करेंगे चावला जी, क्या ये आप तय करेंगे कि उन्होंने क्या कहा था, ये कौन इसके लिए स्पष्टीकरण देगा? ये तो कमाल है, ये तो पार्टी चलाना चालू कर दीजिए आप। मैं दूसरी बात कह रहा हूं, राजनाथ जी क्यों कह रहा हूं? राजनाथ जी ने, रुक जाइए, राजनाथ जी ने जो स्पष्टीकरण कर दिया, अगर ये गलत था तो अडवाणी जी कहते नहीं कि गलत है, तो वो क्यों नहीं देख रहे आप चित्री मेरी पटरी। अडवाणी क्या करते हैं? आप उल्टा बात कर रहे हैं। जो लोग अडवाणी के भाषण पे डिस्कशन हो रही है, आप अडवाणी की तरफ से बोल रहे हैं, मैं भी अडवाणी का सुना बोल रहा हूं। राजनाथ जी पार्टी अध्यक्ष हैं, अडवाणी जी हमेशा, अडवाणी जी का कंडक्ट हमेशा ठीक रहा है। अडवाणी जी स्पष्टीकरण गलत किया जाता है, हमेशा एक्सप्लेन करते हैं वो। अडवाणी को 40 साल से मैं जानता हूं, कभी उनको गलत इंटरप्रिटेशन किया जाए तो हमेशा स्टेटमेंट देते हैं वो। आपको 100 स्टेटमेंट दिखाता हूं, मोदी साहब को क्या बात कर रहे हैं? वो अपने ब्लॉग पे लिख देते हैं। अरे छोड़िए, ब्लॉग में भी लिख देते हैं, आप अपनी व्यक्तिगत ब्लॉग में भी लिख देते हैं। व्यक्तिगत रिश्तों की दुहाई देके एक गलत चीज को आप कहां तक लेके जाएंगे? ये तो ठीक नहीं है। सुधांशु भाई की आप तो व्यक्ति की बात करें, मैं तो भाई मैं तो जानता हूं मोदी को, जब वो कुछ नहीं थे और मैं टीचर था कॉलेज में। जानते हैं आप मेरे को मत बताइए मैंने क्या कर मेरा देंगे। गलत कर रहा हूं। आप हर चीज मैं जानता हूं, जो बात सामने और जो चीजें हुई है उनके क्या इंटरप्रिटेशन निकलती है वो बात। अडवाणी जी ये कहा है कि शिवराज चौहान एरोगेंट नहीं है, फुल स्टॉप। अडवाणी जी ने कहा है शिवराज चौहान एरोगेंट नहीं है, और अडवाणी के गुजरात के बारे में कुछ नहीं कहा कि मोदी है या नहीं है। सुनवा दीजिए दीपक जी, उस बयान का भी क्या परिप्रेक्ष्य था? वो बयान भी निकलवाता हूं, लेकिन कम से कम, लेकिन अगर कोई एक शख्स है, सुधांशु जी मेरी बात सुन लीजिए, थोड़ी गंभीर बात है। अगर एक शख्स है जिसके सिर मुड़ाते ही होने पड़े हैं तो वो है शिवराज सिंह चौहान। वो इस कंट्रोवर्सी में फंसना नहीं चाहते थे, वो नहीं चाहते थे कि मोदी और शिवराज की तुलना हो, क्योंकि हर अखबार वाला तुलना करता है, इसलिए आ गए आज वो फ्रंट मैदान पर, और उन्होंने आके साफ साफ उनको कहना पड़ा कि भैया मैं नंबर 1 भी नहीं हूं, नंबर 2 भी नहीं हूं, मैं नंबर 3 हूं। क्या कह रहा है नंबर 2 क्या कह रहा है? कहा है शिवराज सिंह चौहान ने, वो दिखाते, फिर उसके बाद हमारे तमाम पैनलिस्ट से प्रतिक्रिया लेंगे।
शिवराज सिंह चौहान को लालकृष्ण आडवाणी ने नरेंद्र मोदी से बेहतर सीएम बताया तो बीजेपी के भीतर सियासी तूफान पैदा हो गया। अंदर खाने की आवाज के मुताबिक मोदी परेशान हो गए। बात बढ़ती दिखी तो डैमेज कंट्रोल शुरू हुआ। सफाई देने शिवराज सिंह चौहान आगे आए, लेकिन ये क्या, इन्होंने तो मोदी के गुस्से की आग में घी डाल दिया। जरा सुनिए शिवराज क्या कह रहे हैं। माननीय आडवाणी जी हमारे फिलॉसफर हैं, हमारे गाइड हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं। माननीय अटल जी के साथ पार्टी के सर्वोच्च नेता हैं। तो आपने साफ साफ सुन लिया क्या कह रहे हैं शिवराज सिंह चौहान। एमपी के सीएम कह रहे हैं कि पार्टी में सबसे ऊपर आज भी आडवाणी है, मेरे लिए नंबर 1 नेता वही है। एक बार फिर सुनिए क्या कह रहे हैं शिवराज। माननीय आडवाणी जी हमारे फिलॉसफर हैं, हमारे गाइड हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं। माननीय अटल जी के साथ पार्टी के सर्वोच्च नेता हैं। आपके जहन में सवाल होगा कि शिवराज की नजर में मोदी का नंबर कहां है और खुद उनका नंबर क्या है। इस पर शिवराज का जवाब हम आपको सुनाएंगे, लेकिन इतना बता दें कि जरा मध्य प्रदेश के सीएम के शब्द शब्द पर गौर कीजिएगा। वे अभी जो नंबर बताने जा रहे हैं वो आडवाणी के पीछे के कतार में बीजेपी के सबसे बेहतर और सीनियर सीएम की लिस्ट का है। नरेंद्र मोदी जी हमारे सीनियर हैं, बड़े भाई हैं। मुझसे सीनियर रमन सिंह जी है। नंबर 1 नंबर 2 नहीं, मैं तो 3 में भी नहीं, तीसरे पे आता हूं मैं, और इसलिए इसका अन्यथा अर्थ ना निकाला जाए। शिवराज सिंह चौहान भले ही आडवाणी के भाषणों पर सफाई दे रहे हों, लेकिन उनकी बातों से मतलब कुछ यूं निकला जैसे वे मोदी को पार्टी के भीतर नंबर 1 नेता नहीं मानते हैं। आडवाणी के मुकाबले तो कतई नहीं। कोई और इस बयान का जो भी अर्थ निकाले, लेकिन मोदी के लिए संकेत साफ है। कैमरामैन राहुल सेजकर के साथ राकेश अग्निहोत्री, भोपाल, इंडिया न्यूज। तो बड़ी दिलचस्प बात कही है शिवराज सिंह चौहान ने। शिवराज सिंह चौहान ने ये कहा है कि अभी भी पार्टी के सर्वोच्च नेता मोदी नंबर 1 है। अरे सुधांशु भाई सुन तो लीजिए, पत्रकार का काम इंटरप्रिटेशन करना होता है। अभी उन्होंने क्या कहा है शिवराज सिंह चौहान ने, मैं आपको बताता हूं। सर्वोच्च नेता हमारे लालकृष्ण आडवाणी, नंबर 1 कौन हुए? नरेंद्र मोदी। नंबर 2 कौन हुए? रमन सिंह। नंबर 3 हुआ मैं। तो प्रेम शुक्ला जी ऑटोमेटिकली लालकृष्ण आडवाणी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार और दावेदार हैं अभी भी। अब आप खेल कर रहे हैं दीपक जी ना, अब आप खेल कर रहे हैं। जो बयान है उसका विश्लेषण नहीं, ये तो बिल्कुल गलत बात है। भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड का खेल खेले वो ठीक है, पत्रकार अपनी पत्रकारिता भी न करे। इसलिए एनडीए के अध्यक्ष को जो है प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवारी से बाहर कर देना, ये तो गलत ही होगा सीधा। और ये ध्यान रखना चाहिए कि मुख्यमंत्री होना और मुख्यमंत्री के रूप में बहुत अच्छा परफॉर्म करना, ये कभी प्रधानमंत्री पद का ये जो है क्राइटेरिया नहीं रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू कभी मुख्यमंत्री नहीं थे, लाल बहादुर शास्त्री जी मुख्यमंत्री नहीं थे, इंदिरा जी मुख्यमंत्री नहीं थी, राजीव गांधी मुख्यमंत्री नहीं थे, चंद्रशेखर मुख्यमंत्री नहीं थे, इंद्र कुमार गुजराल मुख्यमंत्री नहीं थे, अटल बिहारी वाजपेयी मुख्यमंत्री नहीं थे, अटल बिहारी वाजपेयी मुख्यमंत्री नहीं थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह भी मुख्यमंत्री नहीं थे। दीपक जी कोई मुख्यमंत्री नहीं था। इसलिए मुख्यमंत्री आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं है। सुधांशु जी एक प्रतिक्रिया अली अनवर जी से भी बहुत देर से बैठे हैं, मैं उसके बाद आपके पास जा रहा हूं। अली अनवर जी, आपको लगता है आडवाणी जी प्रधानमंत्री पद की रेस से अभी भी बाहर नहीं है शिवराज के इस बयान को देखने के बाद? देखिए चौरसिया जी, पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि सुधांशु जी जो ये कह रहे हैं कि आडवाणी साहब के बयान में कुछ भी गलत नहीं है, मैं भी उनसे एग्री कर रहा हूं। लेकिन आप सुधांशु जी से मेरी तरफ से ये पूछिए कि जब कुछ भी गलत नहीं है, आप ये समझ रहे हैं, तो इतने तरह की सफाई देने की बात क्यों हो रही है और नाराजगी क्यों हो रही है मोदी साहब की आडवाणी जी के इस बयान से? तो उनको तो मोदी जी को समझाना चाहिए, वो आपको क्यों समझा रहे हैं? हमको तो यही कहना है। आप बोलिए, मैं जवाब दे दूं। मैं सामने दिख गया ना, यही सवाल मैं उनसे पूछता हूं, यही सवाल। सुधांशु जी मेरा बड़ा सीधा सवाल, अगर आडवाणी जी लौह पुरुष हैं, अगर आडवाणी जी भीष्म पितामह हैं, अगर आडवाणी जी नरेंद्र मोदी को बनाने वाले हैं, तो मोदी को बुरा क्यों लग रहा है? क्यों फोन करके राजनाथ सिंह को बोल रहे हैं कि इस बयान पर सफाई दो?
कमाल है। सुधांशु की अप्रोच वहां तक नहीं है मोदी का, कैसे अब मुझे बोलने दीजिए ना, एक बयान पे हाँ बोलिए ना, आप लोग सबको भ्रमित कर रहे। अच्छा बोलने दीजिए ना, मैं स्पष्टीकरण सुन तो लीजिए मेरा, उसके बाद आप टिप्पणी कर लीजिएगा ना। मैं एक बयान याद दिलाऊं, सुधांशु जी बहुत अच्छी तरह याद होगा, आपके घर के सामने का एक बयान था, आपके घर के सामने का एक बयान था अटल बिहारी वाजपेयी का, न टायर्ड न रिटायर्ड, आडवाणी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़े जाएंगे। उसके बाद आपकी पार्टी में क्या हुआ था, ये भी एक बयान ही है। तो इस बयान का विश्लेषण तो कर लेने दीजिए मुझे मेरे विश्लेषण आपने इसका भी जवाब दे दीजिए ना, करने की कोशिश करी, इसका भी जवाब दे दीजिए। अब आप पहले आ जाइए नंबर 1 पे, शिवराज सिंह चौहान के नंबर 1 पे। शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं साहब मैं नंबर 1 सीएम नहीं हूं, नंबर 1 सीएम नरेंद्र मोदी है, नंबर 2 पे रमन सिंह है, नंबर 3 पे मैं आता हूं। एक दूसरे का बड़प्पन क्या होता है, हर एक आदमी सीनियरिटी के हिसाब से, सीनियरिटी के हिसाब से ये भी कहा उन्होंने, उनका बड़प्पन भी है। क्या चीज, और जो लोग बावले हुए जा रहे हैं उनको भी देखें, और ये तो ये उनका बड़प्पन भी है, और जो लोग उस पद के लिए बावले हुए जा रहे हैं उनको भी तो जला देखें। अली अनवर साहब देखिए, आप क्योंकि सहयोगी दल के हैं, मुझे लगता है कि हमें आपस की मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। इस तरह की बात करके मुझे लगता नहीं हम किसको शोभायमान कर रहे हैं या किसको शर्मसार कर रहे हैं कि उनका ये बड़प्पन है। चौहान साहब का ये कहना कि हम कहीं नहीं है, ये उनका बड़प्पन है। हर बड़ा आदमी यही कहता है, ये आपका हक नहीं है, आपका ये हक नहीं है सब चीजें बोलने का। माफ करिए, मुझे बहुत दुख से कहना चाहिए कि गठबंधन धर्म का कुछ तो पालन करना चाहिए। अच्छा आगे चलिए, अच्छा अब दीपक जी मैं इजाजत लेना चाहता हूं चूंकि मुझे जाना है। अव्वल नंबर पर अडवाणी जी और अटल जी हैं। फ्रेंड फिलोसफर गाइड का 1 मिनट में आ रहा हूं, आप जा सकते हैं। जी 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 भाई भीम अफसर साहब से पूछ लेते हैं, इनके यहाँ प्रधानमंत्री का कैंडिडेट कौन है, इनके यहाँ झगड़े हो रहे हैं बीजेपी, हमारे यहाँ तो कोई झगड़ा है ही नहीं, तो झगड़ा इन्हीं पे कर रहा है, तो हमारे यहाँ तो कोई झगड़ा कर ही नहीं रहा। हमारे यहाँ तो हमेशा फैसला जो है उस हिसाब से होगा। प्रधानमंत्री 2014 के बाद मैं सिर्फ यही कहूंगा कि अली अनवर साहब ने जो कह दिया, मेरा ख्याल है उस पर गौर करने की जरूरत है। हमें बहुत ज्यादा तबसरा करना इस पर ठीक भी नहीं लग रहा। मामला भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी है, जो सड़कों पर डिस्कशन हो रहा है कल से, लेकिन ये बात सही है जो यहाँ कही गई कि ये इतना अहम मुद्दा है, कम से कम लोगों की नजर में उनका इंटरेस्ट, जिनका भारतीय जनता पार्टी में इंटरेस्ट है, हमारे लिए तो कोई खास बात नहीं है। ये हम तो ना बहुत अच्छा आडवाणी जी को मान रहे हैं, हो रहा है कि राहुल गांधी जी को मान रहे हैं, लेकिन हमें तो कोई खास बात नहीं है। ये हम तो ना बहुत अच्छा आडवाणी जी को मान रहे हैं, हो रहा है कि राहुल गांधी जी को मान रहे हैं, लेकिन हमें, लेकिन आज मैंने इस बहस में एक बात मैं कहूंगा, मैं बड़े भाई की तरह हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, आपके यहाँ भी यही चर्चा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज की बहस में बहुत डिफेंसिव पर है। भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे प्रवक्ता हैं इस वक्त काफी डिफेंसिव पर है। मैंने कभी उनको इतना डिफेंसिव पर देखा नहीं, और आपके इस प्रोग्राम में मुझे ऐसा लगता है, चूंकि इस चैनल में कम से कम मुझे वो चीज नजर आ रही है जो अभी किसी दूसरे चैनल पर उसका इजहार हुआ नहीं है। जो आपने खबर दी है कि टेलीफोन गया, इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी में क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपके यहाँ क्या हो रहा है उसका जवाब नहीं दिया आपने। पर प्रोग्राम करेंगे प्रभु चावला जी, इससे भी अच्छा आपको जवाब दूंगा, तसल्ली करने की कोशिश करूंगा। आई थिंक सुधांशु भाई कुछ कहना चाहते हैं। सुधांशु भाई बिना रोक टोक के, लेकिन बीच में ऐसा सवाल मत उठा देना कि मुझे जवाब देना पड़े। अच्छा, 3 चीजें अडवाणी जी ने एक चुनाव का शर्कनाक बचाते हुए मध्य प्रदेश में तारीफ करी वहां के मुख्यमंत्री की, जो चुनाव के लिए आए हुए हैं और चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उसको हम लोग किस चश्मे से देखेंगे, एक हमें सोचना चाहिए। अडवाणी जी और अटल जी भाजपा के शीर्ष फ्रेंड फिलोसफर गाइड है, इसमें कोई डिबेट है क्या? और वही शिवराज जी चौहान बोल रहे हैं, उसको भी हम लोग किसी और परिप्रेक्ष्य में देखें, यह भी गलत है।
तीसरी बात, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 का परिप्रेक्ष्य मुख्यमंत्री का परिप्रेक्ष्य है, और उस परिप्रेक्ष्य के अलावा किसी और परिप्रेक्ष्य में उसको देख के कोई खबर बनाई जाए, ये भी गलत है। ये बिल्कुल एक चुनाव की रैली के अंदर एक अच्छे भाव से कही चीजों को किस डिस्टॉर्शन के साथ पेश करके एक मुद्दा बनाया गया जो मुद्दा था ही नहीं, और उसके बारे में स्पष्टीकरण होना चाहिए। इस बात को अगर कोई कहे उसको फिर किसी और रूप में देखा जाए, ये भी गलत है। मेरा कहना है हम लोग अपने मनों में अगर एक दृष्टि लेके चल के सारी चीज को किसी और परिप्रेक्ष्य में लेके जाएंगे, ये शायद भाजपा के साथ आप अन्याय कर रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान के साथ अन्याय कर रहे हैं, आडवाणी जी के साथ अन्याय कर रहे हैं, और नरेंद्र मोदी जी के साथ अन्याय कर रहे हैं। कृपया चीजों को तथ्य जो हैं उनके आधार पर अगर देखें, और उनकी इंटरप्रिटेशन जो हम अपनी तरफ से करना चाहते हैं उसके आधार पर ना देख के करें, तो शायद राजनीति जो है वो एक बहुत स्वस्थ राजनीति होगी, मूल्य पर आधारित होगी। मैं बड़ा खुश हूं कि आज भाजपा के पास ये हक से कहना पड़ता है उसको कि हमारे हर राज्य का मुख्यमंत्री आज नंबर 1 की तरफ जा रहा है। क्यों? हम लोगों ने सत्ता में विकास, सुशासन, इस पे जोर दिया है। कुशासन पे या विकास की जगह भ्रष्टाचार पे हमारी परंपरा और हमारी नीति नहीं है। ये है मेरी बात कहने की। चलिए सुधांशु जी, 2 सवाल मैं पूछना चाहूंगा, आखिरी 2 सवाल, उसके बाद मैं क्लोजिंग कमेंट दोनों अपने पैनलिस्ट से लूंगा। पहला सवाल ये कि शकील अहमद ने कहा कि मध्य प्रदेश में एक नई पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी तलाश रहे हैं, और खबर यह भी आई कि गांधीनगर इस बार मोदी आडवाणी जी को हरवा देंगे। ये तो चर्चा बीजेपी के अंदर 7 और 8 महीने से चल रही है। दूसरा सवाल ये कि अगर मनीष तिवारी कह रहे हैं कि आरएसएस के अंदर सिविल वॉर है, ये ट्विटर पे लिखा है, आईएनबी मिनिस्टर देश के उसने लिखा है, तो बीजेपी कम से कम इसका खंडन कर देती, आडवाणी जी खंडन कर देते, पार्टी खंडन कर देती, गुजरात इकाई खंडन कर देती कि आडवाणी जी सीट छोड़ के नहीं जाएंगे और बीजेपी में कोई सिविल वॉर नहीं है। इस देश में शकील अहमद साहब को कितना गंभीरता से लेना चाहिए उसके बारे में मुझे क्या कहना है। और आडवाणी जी अगर सीट तलाश कर रहे होंगे तो शकील आडवाणी जी को तो गंभीरता से लेना चाहिए ना, आडवाणी जी को तो गंभीरता से लेना चाहिए ना। और एक सेकेंड, और शकील अहमद के कहने पे आडवाणी जी अपना स्पष्टीकरण ये भेजते रहे कि मैं गुजरात में नहीं, मैं मध्य प्रदेश में सीट कर रहा हूं, तो भैया आप ये सजेस्ट कर सकते हैं, मैं तो कभी कह नहीं सकता। दूसरी बात आती है मनीष तिवारी जी की। मनीष तिवारी जी को शायद संघ की निक्कर उन्होंने पहनी होगी और संघ के लोगों से ज्यादा उनके संपर्क में होंगे, तो उनको ये पता होगा। मैं सिर्फ उनसे कहना चाहता हूं, अगर आप भैया इतने ही करीब हैं संघ के, तो अपनी पार्टी में बचा लीजिएगा। संघ के प्रति, आपके प्रति पार्टी में जितनी नफरत है, शायद आपके दिल जो है, उसके बाद अपनी गुजरात की इकाई जो है वो, चलो गुजरात की इकाई कह देती, गुजरात की इकाई कह सकती थी कि हम आडवाणी जी हमारे यहां से चुनाव लड़ेंगे। गुजरात के लोग कह सकते थे आडवाणी नहीं कहेंगे, बता हर आदमी क्यों कहेंगे? क्योंकि आपको तो पता वहां से आडवाणी जी जो कह रहे हैं, अगर करना गुजरात का तो छोटा आदमी कह देता, वहां का ऑफिस प्रेसिडेंट कह देता कि नहीं आडवाणी जी हमारे यहाँ से। शकील अहमद जैसे आदमी, एक शकील अहमद जैसे शकील अहमद, अरे क्या हो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के और उनकी राजनीतिक गंभीरता क्या है चावला जी, उनके राजनीतिक गंभीरता क्या है, उसका कम से कम सबक हम आपसे तो नहीं लेने वाले। आप माने हमारे बाकी है, आप जो उनकी बात करता है वो कहेंगे, बाकी आपको सूट नहीं करता है। अपनी उनके हर तीसरे स्टेटमेंट को आप राजनाथ सिंह डिफेंड कर सकते हैं। एक सेकंड सुन तो लीजिए, शकील अहमद जी के बयान पे हर तीसरे दिन उनकी पार्टी कहती है, ये उनका व्यक्तिगत बयान है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। ऐसे व्यक्ति के बयान पे हम लोग स्पष्टीकरण देते रहे। अरे आपको लगता है आडवाणी, हमें आपको लगता है आडवाणी वहां से लड़ेंगे क्या? आप बताइए, आपको लगता है वहां से आडवाणी लड़ेंगे? अरे मैं अहमदाबाद से लड़ेंगे, कहाँ थे? अभी गांधीनगर से लड़ेंगे कि नहीं? अभी तो वो वहीं से लड़ रहे हैं जहां के वो हैं। उसके अलावा कुछ होगा तो आपको जानकारी दे देंगे हम लोग। चलिए, मेरे पास वक्त बहुत कम है, इसलिए चलते चलते प्रभु आपसे आखिरी कमेंट, क्या आडवाणी जी नरेंद्र मोदी से इतने दुखी है कि उनको प्रधानमंत्री नहीं बनने देना चाहते हैं? वो नहीं, प्रधानमंत्री बने ना बने, परंतु ये बड़ा क्लियर है कि आडवाणी जी के साथ जो आज की नई नेता हैं, जिनको बनाया है आडवाणी जी ने, मेरे को पता है कि 1990 से लेकर के 2000 तक बड़े बड़े नेताओं को उन्होंने बना दिया, छोटे नेताओं को बड़ा नेता बना दिया। वही जो छोटे नेता बड़े तो बन गए,
परंतु अडवाणी जी की इंसल्ट हर मौके पर वो करते चले जा रहे हैं। अडवाणी जी को बड़ा नेता मानने के लिए तैयार, शिवराज जी ने जिस तरह से कहा, बाकी जो नेता हैं जो वो उनको अडवाणी जी को रिस्पेक्ट देना नहीं चाहते, जो उनको डिजर्व वो करते हैं। अगर 8 साल के नेतृत्व में अडवाणी जी को पार्टी ने ऐसा बनाया कि 200 190 सीटें आ गई, तो उस अडवाणी जी को लगता है कि मैंने इन नेताओं को आगे बढ़ाया। ये नेता जैसे घर के अंदर बेटा अगर बड़ा होकर के बात की बेइज्जती करना शुरू कर दे, और उनके जैसे उन्होंने जिन्ना के ऊपर एक बयान दिया था, इन्हीं में से कुछ नेता थे जो आज सुधांशु मित्र उनका नाम नहीं लेंगे, उन्होंने बयान दिलवाए थे अपने लोगों से अडवाणी जी को रिटायर होना चाहिए। आज के अखबारों में पढ़ लीजिए कौन से लोग हैं जो अडवाणी जी के खिलाफ लिख रहे हैं। उससे स्पष्ट हो जाता है कि मोदी के जो दोस्त हैं वो सारे के सारे अडवाणी जी को कहते हैं रिटायर हो जाइए। तो उससे क्या निकाले मतलब? जो मोदी जिनके साथ खाना खाते हैं दिल्ली में आकर के, जिनके घर में बैठते हैं, अहमदाबाद में आकर के उन घर में मीटिंग करते हैं, वही नेता अखबार के अंदर, वही पत्रकार अखबार के अंदर लिखते हैं कि अडवाणी जी हैज लॉस्ट हिज रेलेवेंस, ही शुड रिटायर। अगर उस तरह से अगर और उसका रिजल्ट कोई नहीं होता, वो दिल्ली के बैठे नेता और मोदी के लोग जो जितने भी जो एक गैंग बन गया है, मोदी अच्छे आदमी है खुद, परंतु मोदी के आसपास के जो लोग हैं वो अडवाणी और मोदी में झगड़ा करा करके मोदी का भट्टा बिठा रहे हैं। मोदी जी को ये बात समझ में आनी चाहिए। आखिरी सवाल, कल इंफोसिस के जो रिटायर्ड चेयरमैन थे नारायण मूर्ति, वो वापस आ गए, वो फिर से इंफोसिस बोर्ड में आ गए, 1 रुपए की तनख्वाह की सैलरी पे वो काम करेंगे। क्या आपको लगता है कि आडवाणी जी के लिए भी वैसे दिन आ सकते हैं आने वाले 6 महीने बाद, और वो भी प्रधानमंत्री पद की रेस में होंगे? क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस में एक कार्टून भी छपा हुआ है, आडवाणी जी इंफोसिस की खबर पढ़ रहे हैं और बड़े उम्मीद के साथ उस कार्टून को देख रहे हैं। वो तो कार्टून तो एक मजाक ठीक है, पर मैं ये कहते थे ओल्ड इज गोल्ड जिसको कहते हैं, कि जिस तरह के नेता उन्होंने अडवाणी तैयार किए थे, अडवाणी को भी दुख हो रहा होगा कि उन्होंने किस तरह के नेता घमंडी तैयार कर दिए जो उनकी बात ही नहीं मानते। सवाल ये कि इंफोसिस में नारायण मूर्ति इसलिए वापस आए कि कामत जैसे लोग जिनको हवाबाज की तरह उन्होंने बना दिया चेयरमैन, उनको अब कामत साहब पता लगे, कामत साहब को भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड ने बना रखा था, ऐसे कोई नेता है बीजेपी के अंदर जिनको कॉर्पोरेट वर्ल्ड ने बना रखा है। तो जिसके साथ कॉर्पोरेट वर्ल्ड खड़ा हो जाता है वो किसी भी पार्टी में नेता नहीं बन सकता। जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड से अलग हट के रहता है, धरती से जड़ के रहता है, जैसे अटल जी थे, कभी कॉर्पोरेट वर्ल्ड के साथ मिक्स भी नहीं होते थे, अडवाणी भी ज्यादा मिक्स नहीं होते हैं। तो अगर आप जनता के साथ जुड़े हुए हैं, कार्यकर्ताओं के साथ जुड़े हुए हैं, अडवाणी जी ने 2 एमपी की पार्टी को 190 तक खड़ा किया, आज चाहे उम्र उनकी बड़ी हो गई हो, परंतु चलने में अगर आप कोई मुकाबला कर लें 60 साल के नेता जो हैं उनके मुकाबले जो चले हुए अगर चाल चलता देख लो, अडवाणी काफी तेजी से चलते हैं, वो पीछे रह जाएंगे, चाहे मोदी जी भी उसके अंदर हो। तो अडवाणी जी अभी भी प्रधानमंत्री के दौर से बाहर नहीं है, क्योंकि जेडीयू के लोग, अकाली दल के लोग सारे उनको एक पिता समझते हैं, उनकी भाषा पर कंट्रोल है, उनके सोचने में बदल है, वही सबको इकट्ठा लेकर के चलते हैं। परिवार को ले जाने की स्थिति जो है वो अडवाणी जी के अंदर और किसी के नेता के अंदर नहीं है। एक लाइन का जवाब सुधांशु जी, क्या आडवाणी जी 2014 में भी, 2014 ही होगा ना, 2014 में भी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं एनडीए के? क्योंकि प्रेम शुक्ला भी हाँ बोल रहे हैं और अली अनवर साहब भी हाँ बोल रहे हैं। मेरे पास सिर्फ 30 सेकंड है। भाजपा का प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा ये संसदीय बोर्ड जो है वो तय करेगा। उससे पहले जब तक किसी के बारे में फैसला न हो जाए, उसमें सारे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हो सकते हैं, सबका अपना अपना हक हो सकता है। तो इसलिए उससे पहले किसी की भी टिप्पणी या किसी के बारे में कोई विश्लेषण जो है वो फजूल है। ये सारी कयासें जो हैं बेमतलब में लगाई जा रही है, समय आ जाने दीजिए। संसदीय दल जो है, संसदीय बोर्ड जो है वो अपने आप सही फैसला कर लेगा, उसके बाद इसकी चर्चा करिए, तभी अच्छा रहेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। वक्त हमारा ज्यादा गुजर चुका है, गला मेरा खराब होता जा रहा है, बैठता जा रहा है, लेकिन चलते चलते बीजेपी के अंदर जो बातचीत चल रही है उसके ऊपर ये 2 लाइनें बड़ी फिट बैठती हैं कि बीजेपी के कई पुराने नेता इस बात पर विचार करते हैं, बोया पेड़ बबूल का आम कहां से पाएं, और शायद इसीलिए आडवाणी जी को अब ऐसे बयानों की जरूरत पड़ रही है। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ये है ITV नेटवर्क और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, देश की धड़कन।